पिक्चर चालू करो बे। छापरा साहब आपके पास आते हुए पीएम ने भी बीते दिन कहा कि अलाइनमेंट ही गड़बड़ हो गया अलायंस का। अब सवाल यह है कि फायदा तो कुछ होता दिख नहीं रहा है, सीट शेयरिंग आपकी एक भी स्टेट में हो नहीं पाई है। बड़ा सवाल यह है छापरा साहब कि इनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई शख्सियत है। आप जितना भी आंखों पर पट्टी बांध ले, आपको ये एहसास अंदर अंदर होगा कि आपका मुकाबला मोदी से है। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, आपने सीट शेयरिंग की बात की, मुझे बताइए क्या एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग हो चुका है? क्या यह तय हो गया कि चिराग पासवान को कितनी सीट मिलेगी, पशुपति पारस को कितनी सीट मिलेगी, या जीतन राम मांझी को कितनी सीट मिलेगी, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट मिलेगी? क्या यह तय हो गया कि अपना दल को कितनी सीट मिलेगी? तो ये तमाम सारे सवाल जो है ये मात्र इंडिया गठबंधन से पूछे जाते हैं। क्या एनडीए ने ये सारी चीजें तय की है? मीडिया का भी जो लेंस है ना, वो मात्र इंडिया गठबंधन पर ही टिका हुआ है। नहीं चरण जी, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मैंने तो इतना ही कहा कि ये लेंस हमारी जगह में थोड़ा उधर भी घुमा लेंगे तो पता चल जाएगा। मैंने तो नाम लेके कहा, पशुपति पारस, चिराग पासवान, तमाम सारे, उपेंद्र कुशवाहा, सारे नाम लिए। ये बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर क्या सीट शेयरिंग हो गया? अजीत पवार को कितनी सीट मिलेगी, या फिर जो शिवसेना शिंदे गठ है उसको कितनी सीट मिलेगी? अरे शिंदे गठ के व्यक्ति को तो गोली मार दी है बीजेपी के एमएलए ने, आपके भी ध्यान में होगा। और क्या हो रहा है नासिक के अंदर, छगन भुजबल वर्सेस शिंदे गठ का जो एक एमएलए है वो चल रहा है। यहां पर पंकजा मुंडे वर्सेस शिंदे गठ चल रहा है। एकनाथ शिंदे के बेटा जो है उसका जो है बीजेपी के जो मंत्री हैं रविंद्र चौहान, उसके साथ नहीं बन रही है। उनकी जूतम पेजार सड़कों पर हो रही है। अदिति तटकरे जो है कोंकण के अंदर, उसकी भरत गोगावले के साथ, शिंदे गठ के साथ में नहीं बन रही है। वहां पर जूतम पेजार मीटिंग में खुलेआम हो रही है। तो ये सवाल मात्र इंडिया गठबंधन को ही पूछा जाता है या कांग्रेस को पूछा जाता है? क्यों नहीं ये सारी चीजें जो मैंने अभी कही है, ठीक, ये आपके चैनल ने भी दिखानी चाहिए ना। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? खैर जाने दीजिए, मैं उसमें नहीं जाता हूं। अब मैं ये बात पे आता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण हुआ वो कुछ नहीं, मात्र अहंकार था। यानी सत्ता का नशा जो सिर पर बैठा हुआ है, वो सत्ता के नशे में धुत होकर के कल बोले हैं जितनी चीजें बोले हैं। ये बता दें कि मोदी की गारंटी कहते हैं, तो मोदी की गारंटी क्या महंगाई बढ़ाने की है? मोदी की गारंटी क्या बेरोजगारी बढ़ाने की है? 8.7% महंगाई हो गई है। क्या मोदी की गारंटी है कि किसान उत्पीड़न होता हो, कि किसानों की जो लागत है वो बढ़ जाए? क्या मोदी की गारंटी है कि महिला खिलाड़ी सड़कों पर रौंदी जाए और उनकी तरफ में कोई सत्ताधारी पक्ष देखे ना और नरेंद्र मोदी का भी वक्तव्य ना आए? क्या मोदी की गारंटी ये है कि मणिपुर के अंदर 2-2.5 महीने वहां पर दंगे चलते रहे लेकिन प्रधानमंत्री वहां पर शब्द न बोले, उसके ऊपर ध्यान न दें? तो ये तमाम सारी चीजें हैं। 2024 की जो लड़ाई है ना अंजना जी, ये मोदी वर्सेस मुद्दा होगी। एक तरफ मोदी होंगे और एक तरफ मुद्दे होंगे, और मुद्दे यही होंगे: बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमता, किसानों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, ये तमाम सारे मुद्दे, नफरत, जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप दीजिएगा, लेकिन ममता दी को भी आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी कहती है कि 40 सीटें सिर्फ कांग्रेस जीतेगी, ममता दी कहती है कि सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। हाँ, समझा देंगे। अच्छा, सही पकड़े हैं। कोई बात नहीं, उस पे भी मैं बोलूंगा, लेकिन पहले किसानों पे बोल लूं। किसानों को इन्होंने वादा किया था C2 प्लस 50% देंगे, क्या आपने दिया है? किसानों की लागत जो है 25,000 रुपए प्रति हेक्टर हो गई है और उनकी आय कितनी है? 27 रुपए प्रतिदिन हो गई है। आप जो उनको बीमा योजना के तहत उनको पैसे दे रहे हो, उसके अंदर भी किसानों की संख्या कम हो गई है। बीमा योजना के पैसे जो है, बजटरी प्रोविजन, वो कम हो गया है। तो ये तमाम सारी चीजें क्यों है? आज किसान का यूरिया हो, तमाम सारे औजार हो, सब कुछ महंगा हो गया। किसान आपसे सवाल पूछ रहा है, आप सुनने को तैयार नहीं है। आप काला चश्मा पहन करके घूमना चाहते हैं, इसीलिए इसी तरह से युवा आपसे सवाल पूछना चाहता है, इसी तरह से महिला सवाल पूछना चाहती है। लेकिन क्या होता है? खिलाड़ी महिलाओं को सड़कों पर रौंदा जाता है, खिलाड़ी महिलाओं को जूतों से पीटा जाता है, या वो उनको मेडल वापसी करनी पड़ती है। हाँ। ये आपकी सत्ता के समय हो रहा है। और आप नारी सुरक्षा की बात नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में खड़े होकर के करते हैं। पहले इन बातों पर उत्तर दे दीजिएगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।
किशोर जी, 2-3 सवाल मैंने पूछने की कोशिश की सापरा साहब से, वो इसके लिए तैयार नहीं हुए, गुस्सा गए, कोई बात नहीं। लेकिन ये सवाल तो लाजमी है कि धुर विरोधी दल एक साथ हुए थे क्योंकि सीट शेयरिंग करनी थी कि बीजेपी वर्सेस विपक्ष का एक कैंडिडेट हो ताकि वोट बटे ना, लेकिन होता हुआ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये सवाल तो लाजमी है ना कि आप लोग कर क्या रहे हैं? मिशन में ही फेल हो गए, पीएम ने कह दिया कि पूरा अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है, क्या गलत है इसमें? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर विपक्ष को कह रहे हैं कि उनका अलाइनमेंट खराब है तो उनके भाषा क्यों खराब हो रहे हैं, उनके अपने संतुलन क्यों खराब हो रहे हैं? उनको निश्चिंत रहना चाहिए कि वो 400 क्यों 500 पार जा रहे हैं। 400 पार तो राजीव गांधी भी चले गए थे। उनको आश्वस्त रहना चाहिए कि बिना विकास के विकसित भारत यात्रा कर रहे हैं, बिना देश को गर्त में पहुंचा दिया और मेरा मिट्टी मेरा देश अभियान कर रहे हैं, और वो सारे सरकारी खर्चों पे हो रहा है। और ये पता चल रहा है कि सरकारी खर्चों पे भाजपा का प्रचार हो रहा है। जहां तक आपने मुद्दों की बात की, देखिए ये बात तो एकदम जायज है ना कि मंडल कमीशन का विरोध, सही बात है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने किया था, लेकिन वही कांग्रेस आज के डेट में कह रहा है ना कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। ये भाजपा जो 2010 में ये बात कह रही थी, गोपीनाथ मुंडे का अगर भाषण सुनेंगे तो लगातार भाजपा 2018 तक करती रही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये देश को बताना पड़ेगा ना, ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं, खुद को कह के आए थे और अभी भी कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि जाति है ही नहीं। उनको बताना पड़ेगा ना कि क्या मजबूरी है, ये आरएसएस का मजबूरी है कि बीएसपी का मजबूरी है कि किसका मजबूरी है कि वो भारत में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, जबकि उनकी पार्टी 2010 के सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वदलीय निर्णय में रह चुकी थी भाग। और गोपीनाथ मुंडे का ऑनलाइन स्टेटमेंट है कि अगर पिछड़ों को गिना नहीं गया 2011 में तो अगले 10 साल तक अन्याय होगा। ये तो सही बात है ना। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इनके दोहरा चरित्र तो कई जगह देखते हैं। भाई यूपीए 1 और 2 का श्वेत पत्र लाएंगे लेकिन अपना काला सच नहीं दिखाएंगे, करवा ली बेइज्जती, ये नहीं बताएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है, उसके बावजूद भी सरकार सारे एजेंसियों का इस्तेमाल करके पूरे देश में हर एक राजनीतिक दल जो उनके सामने खड़ा है उसको परेशान कर रही है। ये बात तो सही है ना। आपके अगर अपने कारनामे या अपने करतूत अच्छे होते तो आप इस तरह के हथकंडे क्यों अपनाते? आप देख लीजिए ना, बिहार में आप कहते हैं जातीय जनगणना जब बिहार में हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी की बिहार की इकाई तो उसके साथ थी, लेकिन केंद्र की इकाई किस तरह से उसको रोकने का प्रयास किया था ये कोई नहीं जानता है क्या? जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, जो वैज्ञानिक आंकड़े मिले हैं, उसके प्रणेता तो कर्पूरी ठाकुर थे, उनको आपने भारत रत्न दे दिया। लेकिन जो कर्पूरी ठाकुर जब एनेक्सर 1 और 2 से 1977-78 में लागू कर रहे थे तो ये भारतीय जनसंघ वाले क्या कर रहे थे? आरक्षण नीति कहां से आई? इस तरह के गंदे तरह के स्लोगन पढ़ रहे थे। ये कोई नहीं जानता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सच ये जो वोट शेयर बढ़ा है इसकी वजह क्या है? संगठन हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई तरह के झूठ बोलती है। 2014 में अच्छे दिन कह के आए थे, अच्छे दिन पर लोगों ने भरोसा किया, और 2 करोड़ नौकरी पे भरोसा किया, 15 लाख पे भरोसा किया। आप कह रहे हैं कि ओबीसी चला गया है। जब हम बात करते हैं जातीय गैर बराबरी को दूर करने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए तो आप हमको जातिवादी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन हम जब उस गैर बराबरी को दूर करने का आर्थिक न्याय कहलाते हैं और नौकरी देते हैं तो आप कहते हैं जातिवाद हो गया। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए अंजना जी, हैरत की बात है कि अगर राहुल गांधी किसी गरीब की बात करते हैं तो एलजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के प्रवक्ता उस गरीब को चोर कह देते हैं। यानी कितनी आसानी से इन्होंने उसको चोर कह दिया कि जो गरीब 200 किलो कोयला अगर अपनी साइकिल पर लाद करके ले जा रहा है, उसकी व्यथा, उसका दर्द, अगर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अभी व्याख्या मत होइए, शांत धीरेन्द्र जी रुक जाइए। अरे किसी को ऐसे ही चोर कह देना आसान नहीं है। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा नजर आ गया है, आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा नजर आ गया है कि गरीब आदमी अगर मेहनत कर रहा है, मेहनत कश आदमी अगर साइकिल पर जा रहा है तो वो चोर है। यानी आप सर्टिफिकेट देंगे कि कौन चोर है और कौन विद्वान है या कौन पैसे वाला है? ये सर्टिफिकेट देने का काम आप छोड़िए। आप पहले पशुपति पारस इनसे पूछिए जिन्होंने कहा कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है।
आपकी हालत धीरेन जी ये रुक है, जाइए, धीरेन जी रुक जाइए, पूरा कर आपसे लेंगे। कोई धीरेन उत्तर जी, मैं देते जवाब बनता ले नहीं लूंगी, रुक जाइए। है। बीच में मत बोलिए, मैं इसकी प्लीज। निंदा करता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी, चाहे वो कोविड के समय श्रमिक थे, चाहे वो कोई आज का श्रमिक है, उस श्रमिक की आज तक इन्होंने कोई बात नहीं पूछी है, उनके दुख दर्द को नहीं समझा है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, कॉरपोरेट के टैक्स माफ होते हैं, सोने चांदी पर, हीरे पर जो जीएसटी है वो कम लगता है, लेकिन जीवन आवश्यक वस्तुओं पर ज्यादा लगता है। यानी जो जरूरत की चीजें हैं वो महंगी होंगी, अमीर अमीर होगा, गरीब गरीब होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और इनके सभी जो पार्टनर है, जो अलायंस पार्टनर है एनडीए के, उन सबका ये सिद्धांत है। ठीक है, क्या मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आपके पास नवल जी? सापरा साहब जवाब मैं दीजिए। उत्तर उन्होंने पुरानी बाइट सुनाई केजरीवाल जी। देखिए अंजना जी, इन्होंने हाँ, तो मैं भी इनको पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूं कि हेमंता बिस्वा शर्मा को यही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, पानी चोर कहते थे। आज उस पानी चोर को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया है। शुवेंदु अधिकारी को ये कहते थे भाग शुवेंदु भाग, आज वो शुवेंदु विपक्ष का नेता बन गया है। और नारायण राणे को महाराष्ट्र का सबसे भ्रष्ट मंत्री कहते थे, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री बन गए। उसी तरह से अजीत पवार चक्की पीसिंग 70,000 करोड़ के घपले की बात नरेंद्र मोदी करते हैं और तीसरे ही दिन उनको अपने साथ में सरकार में शामिल करते, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। कहां है आपके ईडी के समन? क्यों नहीं छगन भुजबल को अभी समन जाता? क्यों नहीं हसन मुशर्रफ को जाता? क्यों नहीं प्रफुल्ल पटेल को समन जा रहा है? क्यों नहीं यामिनी यादव को जा रहा? क्यों नहीं प्रताप सरनाइक को समन जा रहा? ये सब क्या हो रहा है आपके नजरों के सामने? और नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा 10,000 करोड़ का उसके ऊपर आरोप लगा है। जगमनदीप सिंह चंडी उधर कनाडा से बैठ करके ईमेल आईडी दे रहा है, फोन नंबर दे रहा है, कह रहा है कि सारी एजेंसियां मुझसे कांटेक्ट करें, मैं सारे प्रूफ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक भी एजेंसी जो है वो जगमनदीप सिंह को कांटेक्ट नहीं करती है। तो ये क्या हो रहा है? एपीजी शिपयार्ड कंपनी, बस हवा निकल गई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हसन मुशर्रफ को देखिए पूनावाला की समस्या ये है कि कांग्रेस का खाया और भाजपा का गाड़ा है। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि परिवारवाद के परिभाषा में लोजपा आता है कि नहीं, बता पाओगे? आपने तो गाय का खा लिया भाई। एक चीज, दूसरी बात आपने ये गौ है कि माता का जिस खा लिया। ओबीसी के नाम पे आपने गौ माता का खा लिया गाय, भाई। तुम तो भाजपा का टट्टू बन गए। आपने गौ माता खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।